चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक अपना लास्ट बचा हुआ था, वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, एज द वर्ड सजेस्ट, क्या कर रहा है इन्वेंट्री कंट्रोल में, कुछ टेक्निक्स बताओ, कुछ तरीके बताओ जिससे हमारा जो इन्वेंट्री है उसका वेस्टेज सबसे कम हो और उसका आउटपुट जब भी रिक्वायर्ड हो वो हम लोग को इन्वेंट्री सही टाइम में मिल जाए। बेसिकली क्या, इन्वेंट्री जान होता है कोई भी बिजनेस का। बोलता है ना कभी कभी कि सेल आपने कैसा किया वो जरूरी नहीं है, बट आपने कैसा परचेज किया और कैसा स्टॉकिंग किया उसके हिसाब से पूरा बिजनेस जो है उसका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ एनालिस अपन कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल इज व्हाट, प्रोवाइडिंग द स्टॉक एज एंड व्हेन नीडेड। जब भी नीड अराइज है तो अपने पास में सफिशिएंट स्टॉक है या नहीं है। कस्टमर आ गया अपने पास स्टॉक नहीं है तो अपने लिए नुकसान है या नहीं है या नहीं। तो कभी भी और एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, कस्टमर का डिमांड नहीं है फिर भी सामान पड़ा हुआ है, वो भी अपने लिए नुकसान है या नहीं है। तो स्टॉक जब दिया कब, जब उनको राइज होता है नीड। प्रोक्योर द स्टॉक, प्रोक्योर मतलब लाना स्टॉक को एट द व्हाट, मिनिमम पॉसिबल प्राइसेस। तो जब चाहिए तब है और जब भी अपन लेके आए सामान सबसे सस्ता दाम में अपने को मिले। समझ में आया आप लोग को। अब इसमें ध्यान, एकदम ध्यान, ठीक है। टर्म्स क्या क्या है जो कि इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। नंबर 1 है SKU। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ध्यान रखना, ये आप लोग जब बिजनेस वगैरह करोगे ना तब लोग काम आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, एक सोप है अपने पास में, एक साबुन है, ठीक है, और उसका 3 साइज होता है जनरली। एग्जाम्पल मान लेते हैं अपन, एक बिग है, स्मॉल है, मीडियम है। और वही सोप का अलग अलग होता है ना, वो होता है ना आपका अलग अलग टाइप्स, जैसे कुछ रोज़ हो गया, कुछ लेमन हो गया, कुछ लेवेंडर हो गया, इस टाइप का अलग अलग होता है आपका। अब एक कस्टमर को क्या लगता है, उसको क्या खरीदना है, सोप, उसके लिए सामान क्या है, एक कस्टमर के लिए। बट जो बनाने वाला इंसान है या बेचने वाला इंसान है उसके लिए एक चीज़ है, या मैं बोलूँगा 9 आइटम है, 9 है, क्योंकि उसको रोज़ का एक बनाना होगा, एक मीडियम, एक स्मॉल और एक बिग। फिर 11 का किसका बनाएगा, वो एक बनाएगा, किसका किसका, मीडियम स्मॉल और ये बिग स्मॉल और मीडियम का। और लेवेंडर का भी क्या बनाएगा, वो बिग स्मॉल और मीडियम, तीनों का एक बनाया वो। तो तीनों का अगर बनाया तो कितना हुआ, 3 + 3 + 3 कितना हुआ, 9। तो मेरे लिए क्या हो गया, 9 आइटम हो गया। अब इस 9 आइटम को अगर मैं सोप बोलूँ तो वो अच्छा है क्या, नहीं। जैसे मिल्क होता है, मिल्क में नॉर्मल आता है, खुला मिल्क आता है आपका, पैकेट में मिल्क आता है, टेट्रा पैक भी आता है। कस्टमर के लिए क्या है, दूध, अपने लिए क्या, 3 आइटम होगी एक शॉप के लिए, बराबर। तो अपने अगर इन चीज़ों को, ये जो अलग अलग गुड्स है, जो कस्टमर के नेचर में तो एक ही है सोप, पर हमारे नेचर में जो अलग अलग है उनको अगर हम लोग अलग अलग कैटेगराइज ना करें तो वो नुकसानदायक है, होगा या नहीं होगा, है ना। समझ में आया, सही बात है ना, ठीक है। तो इसको बोलता है SKU क्या करता है, इनको कोड देता है। कोड से क्या समझ में आता है अपने को कि हर एक आइटम जो अलग है, हर एक इन्वेंट्री जो अलग है उसको अपन क्या करता है, एक अलग कोड दे देता है। उस कोड से फ़ायदा क्या होता है आपका, उस कोड से ये फ़ायदा होता है आपका कि हर एक गुड्स क्या हो गया, अपना अलग अलग नेचर का हो गया। तो एंड वी डोंट हैव टू कंफ्यूज कि साबुन बोला तो अपन कंफ्यूज हो जाएगा। अपन बोला S01, एक अंडर का एम्प्लॉय क्या समझेगा कि भैया ये तो बोल रहा है रोज़ स्मॉल साइज ऑफ अ सोप, तो काम खत्म। अपन जब बोलेगा S02 का स्टॉक नहीं है तो अपन स्पेसिफिकली वही ऑर्डर करेगा, मीडियम साइज का ये कोई पर्टिकुलर उसको ऑर्डर अपन करेगा। तो SKU इज बेसिकली एक डिटेल वर्जन ऑफ आइडेंटिफाइंग ईच ग्रुप ऑफ स्टॉक सेपरेटली सो दैट इट आर आइडेंटिफिएबल। सेकेंडली, उनका एकदम डिस्टिंक्शन प्रॉपरली हो सके ताकि अपन प्रॉपर स्टॉकिंग कोई सामान का कर सके। यानी अगर बिक्री मीडियम का ज़्यादा होता है और अपन अननेसेसरी पूरा साबुन का स्टॉक खरीद लिया तो अपना तो नुकसान हो गया, क्योंकि शायद तक लार्ज इतना ज़्यादा बिकता नहीं है। समझ में आया आपको। इनको क्या करते हैं, जनरली मार्क करते हैं विद अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स। अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का दोनों का यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन करता है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, साइज, वेट एक्सेट्रा। मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है ताकि डिसीजन मेकिंग प्रॉपर्ली हो सके, जो मैंने भी बताया मीडियम स्टॉक वाला चीज़। और लास्ट में क्या लिखता है, आपको सुना होगा, देखो जनरली सब में बार कोड्स होता है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कोड्स होता है, जिसके थ्रू क्या है आप कोई भी सामान को अलग डिस्टिंक्शन रख सकता है। आप देखना कभी भी जो बार कोड मारता है उसका एक अलग कोड रहता है, जैसे वो कोड मारता है वो बार कोड में वो आ जाता है वहाँ पे। तो वो क्या कर दिया, उसको ना वो सोप है, लिज्जत पापड़ है, क्या उसको मतलब नहीं है, उसका वो अपना कोड उसको पता है, और जहाँ इन्वेंट्री का शॉर्टेज हुआ वो कोड के हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर देगा। इसको बोलता है SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। अकेला SKU काम में नहीं आएगा आपका खाली, ठीक है। इसलिए दूसरा चीज़ आता है, वो क्या है आपका मॉन्टले क्राउड। मॉन्टले क्राउड का मतलब हो गया, मॉन्टले का मतलब हो गया वैरायटी, ठीक है। मॉन्टले का मतलब क्या हो गया, वैरायटी। अब आप मुझे बताओ, इन्वेंट्री की अगर हम लोग बात करें, स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, तो अलग अलग चीज़ों पे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक होता है रॉ मटेरियल, कुछ पैकेजिंग मटेरियल होता होगा, कुछ स्पेयर पार्ट्स होता होगा, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस होता होगा, ठीक है।
इन सब का क्या लाइफ अलग होता है? इन सब का क्या स्टोरेज का तरीका अलग अलग होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है ना? अब इनको अगर सेम तरीके से अपन ने स्टोर कर दिया तो क्या पता ये फर्म के लिए नुकसानदायक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है, मिल्क पैकेट में भी आता है, मिल्क टेट्रा पैक में भी आता है, एसक्यूज क्या अलग अलग हो गया। इन सबको अगर अपन मिल्क में कैटेगराइज कर ले और सारे मिल्क को एक ही जगह रख दे रेफ्रिजरेशन में, तो अपने लिए नुकसानदायक है या नहीं? ऑब्वियसली, क्योंकि टेट्रा पैक को रेफ्रिजरेशन का दरकार नहीं है और वो पैकेट वाला को चाहिए होगा। एक का शेल्फ लाइफ अराउंड 3 महीना है और एक का शेल्फ लाइफ 2 दिन है या 3 दिन है। तो इनको अपने को प्लान तरीके से इसको अलग अलग जो वैरायटी है उसको अलग अलग अपन ने अगर स्टॉकिंग नहीं किया, अलग अलग तरीके से उनको स्टोर नहीं किया, तो अपने नुकसानदायक होगा या नहीं होगा? तो ये आंसर इज यस। इसको बोलता है मोंटले क्राउड, मतलब वो क्राउड या वो चीज़ें जिनका स्टोरेज एक जैसा हो सकता है उनका भी जैसा रखो। एग्जाम्पल बटर हो गया, वो नॉर्मल पैकेट वाला मिल्क हो गया, ये सबको आपको पता है रेफ्रिजरेशन का दरकार पड़ेगा। तो इनको क्राउड बना के आप, इन वैरायटी को क्राउड बना के आप क्या करो, एक जगह स्टोर कर लो। बाकी जिनको स्टोरेज का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है उनको एक तरीके से स्टोर करो। और कुछ जो कस्टमर को डायरेक्ट बेचने वाला है आप लोग, उसमें अच्छा पैकेजिंग होना चाहिए, उसमें धूल मिट्टी लगना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से आपने क्राउडिंग करके रखा है। इसको बोलता है मोंटले क्राउड। ईच क्लास जो डिफरेंट होता है ऑफ वैल्यू एंड कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स, स्टोरेज कंसर्न्स क्या होता है, बिल्कुल इनका अलग होता है। समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि हर एक इन्वेंट्री अलग होता है, हर रॉ मटेरियल को अलग तरीके से समझाना। अब फिश अगर है, सोचो एक बार, या फिर पनीर है आपका, तो एक बार नॉर्मल जो खुला पनीर होता है उसको एक प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है, पैकेट वाला पनीर को अलग तरीके से रखना पड़ता है, और कुछ ऐसा भी आता है जो रूम टेम्परेचर में भी रह सकता है आप लोग कोई पनीर को, वो अलग अलग चीज़ है। तो उसको कैटेगराइज करना जरूरी है या नहीं? अपना क्राउडिंग सिस्टम जरूरी है ताकि आप अपने इन्वेंट्री, स्टोरेज कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वैल्यू जो है उसको सही तरीके से प्रोक्योर कर सको, निकाल सको, एनालाइज कर सको। ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? बिल्कुल डन। ओके, ये हो गया 2 चीज़, SKU और मोंटले क्राउड। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? इजी। ये दोनों का यूज होता है, ऐसा नहीं कि भैया कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, वाला बात नहीं है इसमें, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो अलग अलग कोड्स में डिवाइड करो और अलग अलग कोड्स को क्या करना है आपको, प्रॉपर्ली अलग अलग वैरायटी के हिसाब से क्लबिंग करो ताकि आपका स्टोरेज प्रॉपर्ली हो सके। ठीक है, क्लियर, इजी बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, सॉरी। हाँ, आओ, कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करता है इन्वेंट्री कंट्रोल को। ये थोड़ा ग्रीन गलत हो गया ना। और वेरिएबल्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि आपका इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करता है, ये फैक्टर्स है। ठीक है, नंबर 1 हो गया स्पेस। स्पेस जरूरी होता है या नहीं होता है? क्या हर आइटम सेम होता है? एक ज्वेलरी का दुकान में जाओगे तो बड़ा सा वो मिला हीरा, ठीक है, उसका एक अलग स्पेस चाहिए होता है, और छोटा सा रिंग का एक स्पेस अलग होता है। बट क्या स्पेस वैल्यू को कुछ रिलेशन है क्या सच कि स्पेस ज़्यादा लेना तो वैल्यू भी ज़्यादा होगा? जरूरी है। छोटा सा रिंग है, प्योर डायमंड, प्रॉपरली फिनिश कट, उसका वैल्यू एक बड़ा सा हार जो शायद पित्तल से बना हुआ है उसका वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है। तो स्पेस हैज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यू, बट यू हैव टू गेट इनटू इंस्पेक्शन कि आपका सामान कैसा है, आपके कितने साइजेस है, ताकि आप अलग अलग प्रॉपर्ली स्टोरेज कर सको। नेक्स्ट है वैल्यू। ऑब्वियसली देखो, डिफरेंट SKUs का अलग अलग वैल्यूज होता है, अलग अलग सामान का। आपने ये भी देखा होगा, कभी ज्वेलरी का शॉप में जाओ, कुछ चीज़ों को प्रॉपर्ली अलग से लॉकर में रखता है वो लोग, प्रॉपर कोड के साथ में, ताकि वो चोरी जल्दी से नहीं हो। तो अलग अलग SKU, अलग अलग वैल्यू के हिसाब से आप स्टोरेज करते हो नहीं करते हो? और ये भी जानना कि अलग अलग वैल्यू के हिसाब से अलग अलग इन्वेंट्री रखोगे नहीं रखोगे? जो कम दाम का चीज़ है उसको ऑर्डर कर भी दिया, वो रह भी गया, बाद में भी बिक्री हुआ, तो इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि अपना याद है ऑपरेटिंग साइकिल, कैश उतना जल्दी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बिकॉज अपना ज़्यादा पैसा लगा नहीं है। बट अगर कोई हाई वैल्यू आइटम है उसको अपन ने एक्स्ट्रा स्टॉकिंग कर लिया, तो आपका पैसा फंसा या नहीं फंसा, वो नुकसानदायक है या नहीं है? तो इसलिए अलग अलग SKUs को वैल्यूज़ के हिसाब से डिवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, लीड टाइम। लीड टाइम पता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए भी, एग्जाम भी और प्रैक्टिकल टर्म्स के लिए भी लीड टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ है। लीड टाइम क्या होता है जनरली? सामान आने में कितना टाइम लगेगा, आने में टाइम लग रहा है। वेरी गुड, सुनो सीधा बात, ये एक प्रोसेस है। इस एक लीड टाइम से एक बड़ा कंपनी जैसा फोर्ड जैसा कंपनी, ठीक है, वो निसान के सामने हार गया था US में, सिर्फ लीड टाइम को कंट्रोल करके। उन्होंने लीड टाइम में कंट्रोल कर लिया अपना, उन्होंने अपना सारा काम बढ़िया करते। गाड़ी में उन्होंने क्या किया था, पहले फोर्ड क्या करता था, पूरा प्रॉपर स्टॉकिंग लगता था सारा गाड़ी का, सारा कलर में। अब हर कलर तो चाहिए नहीं, और निसान ने क्या किया, उन्होंने बोला भाई हम एक बेसिक ढांचा अच्छे से रेडी करके रख देता है। जैसे कस्टमर का ऑर्डर आया, कम से कम लीड टाइम में हम उसे गाड़ी को रेडी करके भेज देगा। एप्पल भी यही करता है। आपको कहता है एप्पल पहले से स्टॉक रेडी रखता है? नहीं, वो ऑर्डर प्लेसिंग देखता है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर लीड टाइम में इतना फास्ट कर दिया अपना लीड टाइम को, इतना अच्छा ना प्रोसेस, इतना अच्छा वर्क किया उसमें
कि इतना लीड टाइम इतना कम लगता है वो लोग का, ताकि वो लोग को इतना लॉस भी नहीं है। और सिंस आप ऑर्डर के बाद में कोई सामान बना रहे हो तो आपका वेस्टेज का चांस भी क्या है, बिल्कुल कम। ठीक है, समझ में आया आपको? इसको बता लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब देखो, प्लेसिंग दी ऑर्डर टिल द टाइम रिसीविंग द ऑर्डर। हम बता रहे हैं आपको, जिसको भी बड़ा लेवल पे काम करना है, ये जो कर रहा है आपकी फैमिली वाले लोग, अगर आपने लीड टाइम को सिक्योर कर लिया अपने हेड से, आपको एक्जैक्टली पता है कि आपको इतना टाइम से इतना टाइम लगेगा, ना आपका कभी स्टॉक आउट होगा, ना आपका वेस्टेज भी बहुत हद तक कम हो जाएगा आपका। समझ में आया आपका? इसका डिफरेंस क्या है, कितना टाइम लगता है फ्रॉम प्लेसिंग एन ऑर्डर टू रिसीविंग एन ऑर्डर। या फिर कभी सामान अगर चाहिए से लेके बनाने, ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, गाड़ियों ने ऐसा प्रोसेस किया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे गाड़ी प्रोसेस में गया, कलर हुआ, ये हुआ, बेसिक फिनिशिंग हुआ, गाड़ी आपके पास आ गया। मे बी 1 से 2 दिन में लीड टाइम में वो रेडी कर सकता है। इज दे वेरी इफेक्टिव इन देयर वर्क। ठीक है, बहुत सारा पेंट शॉप्स एंड वर्कशॉप्स यहीं गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में ही बनता है। सोचो, समझ में आया? दैट्स द ब्यूटी ऑफ हैविंग ग्रेट लीड टाइम वर्क। तब का लीड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ऑर्डर प्लेस कर, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर आया, आप उसको कितने देर बोलते थे, आप 2 घंटा में अगर लीड टाइम दे रहे हो तो कस्टमर रुक जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो इतना स्टॉक रखना दरकार क्या है? जब 2 घंटा में आप गुड्स को अवेलेबल कर सकते हो अपने पास में, तो इतना स्टॉक क्यों रखना है? जब कस्टमर आया, ऑर्डर प्लेस किया, खरीद डालिए। तो लीड टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई फील। ठीक है, देखो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कितना डिस्टेंस है, मशीन कितना सेटअप किया हुआ, लेबर कॉस्ट कितना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड वर्सेज मैनमेड मेड टू ऑर्डर। स्टैंडर्ड कुछ अगर कुछ होता है, स्टैंडर्ड होता है कि चलो ठीक है, मतलब इसके बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड कुछ बनाते हैं, उसमें कोई स्ट्रेस होता है कि अपने को जनरली जब ऑर्डर को सप्लायर को बोला, उसने सामान भेज दिया। तो अगर मेड टू ऑर्डर है, मतलब आपके कस्टम के हिसाब से कस्टम मेड कुछ सामान बना हुआ है, तो उसमें आप ऐसा हो सकता है कि आप एकदम फटक से बता दो कभी भी नहीं ना। सप्लायर भी खूब होते हैं इसमें कस्टम, सॉरी स्टैंडर्ड में खूब आपके वो होते हैं बनाने वाले, बट मेड टू ऑर्डर में कितने होते हैं? बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको बताना पड़ता है, टाइम से बताना पड़ता है कि भैया हमें ऐसे चाहिए, उस हिसाब से बहुत लिमिटेड, ठीक है, लोग होते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? बिल्कुल। तो डिफिकल्टी है, तो आपको अगर पता है कि आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, तो आप कभी भी शॉर्ट टाइम में ऑर्डर कर सकते हो, इन्वेंटरी रख सकते हो। और अगर मेड टू ऑर्डर है तो आपको सही टाइम में आपको बनना चाहिए। समझ में? एक टी शर्ट चाहिए हमको, ब्लैक टी शर्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मैंने कभी भी कोई भी से भी ऑर्डर करवा लिया, आज का आज भी करवाया तो मेरे को मिल जाएगा। और अगर मेरे को अपना टी शर्ट में, ब्लैक टी शर्ट में अपना कुछ क्रेविंग करवाना है, यहाँ पे लिखवाना है कि भाई कस्टम मेड होना चाहिए मेरे जैसा, तो उसके लिए मुझे आज बोलना पड़ेगा या कुछ दिन पहले से बोल कर रखना पड़ेगा? ठीक है, समझ में आया आपको? तो उसका ध्यान अपने को रखना है। नेक्स्ट, सीजनेबिलिटी ऑफ सप्लाई। नहीं, नॉट नेसेसरी मैन्युफैक्चर, कभी कभी कस्टम मेड होता है बेसिकली, नॉट मैन्युफैक्चरिंग जनरली। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हो, बट जनरली कस्टम मेड होता है आपका। ठीक है, सीजनेबिलिटी, कुछ सामान जो है कोई पर्टिकुलर सीजन में बहुत बिकता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स खुलने वाला है तो नोटबुक्स, बैग्स बहुत बिकेगा। कोई फेस्टिव आने वाला तो कपड़ा वगैरह बहुत बिकेगा, खाने पीने का चीज़ बहुत बिकेगा, है या नहीं? तो हर एक सीज़न के हिसाब से आपको पता है कि कुछ चीज़ों का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो भी दुकान में बैठता है, जिसको भी दुकान का थोड़ा आइडिया आपको पता होगा, कुछ सीज़न बोलता है अपने को, अपने सीज़न बोलता है कि सीज़न आने वाला है। सीज़न आने से पहले पापा लोग क्या करता है, दुकान वगैरह ऑर्डर करता है, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर जाएगा, सामान वगैरह ऑर्डर करेगा, आएगा, ताकि उस समय हमारे पास इतना स्टॉक रहे कि उसको बेच सके। तो उसका ध्यान रखना है स्टॉक के टाइम में। बड़े सेल के टाइम में कोई आदमी आया, बोलता है कोई नहीं, माल कोई नहीं, 2 दिन रुको मिल जाती, दिवाली के बाद दे दी, तो दिवाली का तो कपड़ा चाहिए हमको, फिर दिवाली के बाद दो। या फिर पलक गया, बोलता मेरे को लहंगा बनवाना है, बोला दीदी आप 5 दिन रुक जाओ, दीदी मैं शादी 3 दिन बाद में, कोई बात नहीं, तो करवानी है ना थोड़ा दिन में, ढूंढा हुआ है लड़का, हाँ टोयोटो वाला, हाँ मैंने निसान बोला गलती से, टोयोटा है, ये ठीक बोला, निसान नहीं है, टोयोटा कंपनी, जो टोयोटा जो मैंने बोला फोर्ड को जो बीट किया था वो निसान नहीं था, नहीं वो अलग चीज़ है। जनरल मोटर्स और फोर्ड ने क्या किया था, पहले जब गाड़ी जब आ रहे थे ना, तो गाड़ी को एक लग्जरी था, गाड़ी सबके लिए, पर हर कोई अफोर्ड नहीं था। हेनरी फोर्ड ने जो तरीका निकाला प्रोसेसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, उससे कार बिकेम है हाउस होल्ड आइटम। अब लोग खरीद पाए, क्योंकि कटिंग प्रोसेस इतना अच्छा कर दिया था उन्होंने, बनाने का प्रोसेस इतना अच्छा कर दिया था कि कॉस्ट सब्सटेंशियली गिर गया था। वर्कर्स के लिए भी लोग बहुत कुछ किया था। हाँ, बट फोर्ड ने ये सिस्टम, टोयोटा ने ये किया था कि भाई वो यूएस का मार्केट में आके, नया मार्केट में आके, कम पैसा होने के बाद भी उसने मार्केट डोमिनेट किया, आज भी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, डिमांड जो है यूनिफॉर्म रहता है या नॉट यूनिफॉर्म रहता है? एकदम कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं, यूनिफॉर्म नहीं रहता है। प्रेडिक्टेबल है क्या? कभी कभी प्रेडिक्टेबल हो भी सकता है कि अब लगता है कि हाँ अब डिमांड आना चाहिए,
होता है ना कभी कभी। कैसे होता है, कभी कभी सीजनल होता है, फेस्टिव होता है, स्कूल ओपनिंग हो गया, तो आपको असेसमेंट करना है ताकि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं जाए आपकी इन्वेंट्री को स्टॉक इन करने के लिए। तो सिमिलर सा पॉइंट अभी वो बताया था आप लोग को हल्का हल्का, वेरी मच रिलेटेड टू सीजनेबिलिटी। ठीक है, अच्छा शुरू का जो ऊपर का पॉइंट था ना, वो लिखा हुआ है सीजनेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें ना सीजनल होता है, हमेशा रॉ मटेरियल मिलता नहीं है। गर्म के टाइम में मैंगो मिलेगा, हमेशा पूरा थोड़ी ना 12 महीना मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, बराबर। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको कोई काम मैंगो से रिलेटेड, आप मैंगो शेक बनाते हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपको मैंगो का स्टॉकअप कब करना पड़ेगा, सबसे सस्ता हो, अच्छा टाइम में हो, बढ़िया क्वालिटी का हो। समझ में आया ना, क्लियर? हाँ ठीक है। नेक्स्ट, शेल्फ लाइफ पता है क्या होता है, क्या होता है? तो उसका आइटम ऑफ स्टोरेज क्या है, अगर बहुत हाई पेरिशेबिलिटी आइटम है, उसको एक्सेसिव स्टॉक करके रखा है आप, तो वो भी खराब है, देखिए ज़रूरी है ना। और अगर पेरिशेबल आइटम है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज है या नहीं है, स्टोरेज है या कंटेनर है या नहीं आपके पास में, ये सबको कंसिडर करना है जब अपन इन्वेंट्री भर रहा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। हजार्डस अगर कोई गुड्स है, फ्लेमेबल है, एक्सीडेंटल है, तो उनको मिक्सअप नहीं करना है। कभी भी दो केमिकल आइटम को मिला दिया तो ब्लास्ट हो गया, तो दोनों को अलग अलग रखना है। प्रोडक्शन प्रोसेस को भी क्या करना है, अलग अलग रखना है, ताकि इन्वेंट्री वेस्टेज में ना जाए, और वेस्टेज तो इन्वेंट्री छोड़ो, पूरा हालत भी खराब ना हो। और लास्ट में ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलीट वर्ड नहीं सुना आप लोगों ने, ऑब्सोलीट, अंग्रेजी थोड़ा दिक्कत वाला ही है। रिया, ऑब्सोलीट का मतलब खराब हो जाता, टेक्नोलॉजिकली पुराना हो गया। अगर मेरे पास में तो मस्त विंडोज लैपटॉप है, मस्त टिच क्वालिटी, विंडोज 98 डाला हुआ है, विंडोज 98 डाला हुआ है अभी, पेंटियम का पुराना वाला CRM प्रोसेसर वो सब डाला हुआ है, बहुत अच्छा क्वालिटी, वेल मेंटेन, टिक टिक। और आप एंटी का काम नहीं करते हो तो आपको कोई काम में आएगा, वो क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, टेक्नोलॉजिकली पुराना हो गया, रिटार्डेड हो गया है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ में आप लोगों को आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। यू हैव टू चेक कि कोई सामान जो है ऑब्सोलीट हो गया क्या। अगर आपको लगता है कोई सामान खराब होने वाला है या पुराना होने वाला है, उसको हाथों हाथ जल्दी से निकालो, ताकि आपका लॉस आगे जाके ना हो। मैक्सिमम लोग का इन्वेंट्री इसके वजह से नहीं था कि सेल नहीं हुआ, इसलिए फंसता क्योंकि लोग का इन्वेंट्री बिका नहीं अभी तक। तो वो एग्जांपल भी दे सकते हैं, जीडीपी टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तो वो अलग अलग टॉपिक है, दोनों को क्यों मर्ज कर रहा है। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है वो पढ़ रहा है अभी हम लोग, समझ में आया, क्लियर है। तो जो सामान अपना ऑब्सोलीट हो सकता है उनको हाथों हाथ या फटाफट आपको निकालना है, ठीक है, ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, परितोष प्रिंसिपल तो पता ही है आपको, 80-20 रूल। ठीक है, 20% चीज़ का जो वैल्यू है वो 80% जो है, 20% चीज़ें वो 80% वैल्यू देता है। आपके सिलेबस में भी ऐसा होता है, 20% टॉपिक ऐसा होता है जिसका वेटेज 80% होता है। लाइफ में भी ऐसा होगा, 20% ऐसा काम करो जिसकी वजह से आपका वैल्यू कितना होता है, 80% डिराइव होता है। दिस इज द पेरितोष प्रिंसिपल। वही आपको करना बाकी चीज़ों में, जिसके लिए आया था ABC एनालिसिस। 3 चीज़ों में कैटेगराइज करो, A, B और C में। कैटेगरी A में वो गुड्स को रखो जो कि हाई वैल्यू का है, ठीक है, उनको ज़्यादा ध्यान रखो, प्यार से रखो, मोहब्बत से रखो, आशिकी से रखो, वेस्टेज नहीं कर सकता अपन। B क्या हो गया, जो मीडियल वाला हो गया, ठीक है, उनको थोड़ा ध्यान देना भी है, थोड़ा ध्यान नहीं भी देना है, ठीक है, ब्रेकअप नहीं करना किसी से, ठीक है, थोड़ा देखना भी है। और C क्या है, ठीक है तो है, इतना स्ट्रेस नहीं देना, बिकॉज अपना वैल्यू इतना है नहीं। तो वे कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। मैंने सेफ्टी के लिए बोल दिया, अगर सिलेबस में नहीं भी है, क्योंकि मैंने लिख दिया है तो मैंने पढ़ा दिया। एग्जाम में आया तो ये नहीं बोलोगे भैया पढ़ाया नहीं, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। अब आ गया तो हमको भैया पक्का कोई आपका नंबर ठीक है।